आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कल 3 फरवरी को जो सीटेट का एग्जाम हुआ है उसमें सीडीपी वाले सेक्शन का हम लोग एनालिसिस करेंगे और खास तौर से जिस टॉपिक से एग्जाम में जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या जो कल क्वेश्चन रिपीट हुए हैं या जो कल क्वेश्चन आए हुए हैं उस टॉपिक को थोड़ा सा हम डिटेल में भी जानेंगे ताकि 2-3 पेपर जो सीटेट का एग्जाम अभी बचा हुआ है 2-3 दिनों का उन दिनों में जिन बच्चों का सीटेट एग्जाम है वो खास तौर से इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन रिपीट हो तो उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो शुरुआत करते हैं और सीडीपी के इस सेक्शन से और सीडीपी के खास तौर पे हम उस टॉपिक की बात करेंगे जहां से क्वेश्चन कल के एग्जाम में भी आया है और बार-बार आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। पहला क्वेश्चन है जीन पियाजे के थ्योरी से क्वेश्चन है। जीन पियाजे जो एक कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, एक स्विट्जरलैंड के एक कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट या एक साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने बच्चे के विकास के लिए एक संज्ञानात्मक विकास के लिए एक थ्योरी दिया हुआ है जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं। इनका मानना है कि डेवलपमेंट जो है एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये आपका सतत ना होकर के स्टेजेस में होता है, अवस्थाओं में होता है और बच्चा अलग अलग स्टेज में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आता है और जैसे जैसे वो कैरेक्टरिस्टिक्स अनफोल्ड होती है बच्चे की जो मैच्योरिटी के साथ साथ उसका कॉग्निशन भी बेहतर होता है। इन्होंने 4 फैक्टर बताए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करने का। आपका पहला है मैच्योरेशन यानी परिपक्वता जो बायोलॉजिकल जो आपकी हेरिडिटी से प्रभावित होती है या एक तरीके से हाईली रिलेटेड है। दूसरा है आपका एक्सपीरियंस जो आप अनुभव लेते हैं, जो आप दुनिया के साथ लोगों के साथ सोसाइटी में जो इंटरेक्ट करते हैं और उससे जो अपनी थॉट प्रोसेस को बिल्ड करते हैं उस एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तीसरा है सोशल इंटरेक्शन जिसको सामाजिक अंतर्क्रिया बोलते हैं और चौथा है इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन। इक्विलिब्रेशन ये 4 फैक्टर है पियाजे के अकॉर्डिंग जो बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है या प्रभावित करता है। इसके अलावा इन्होंने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था भी दिए हैं जिसको सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज तथा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। इन्होंने एक टर्म दिया हुआ है स्कीमा। स्कीमा का मतलब है कि ये नोइंग की प्रोसेस है। दुनिया की जितनी वस्तुएं, लोग, व्यक्ति को जो हम पहचान पाते हैं दैट मींस कि उसका परसेप्शन, उसका स्कीमा हमारे दिमाग में बना हुआ है। यानी वस्तुओं को या किसी व्यक्ति को पहचानने का जो एक मैप है, एक तरीके का इमेज है, वही आपका स्कीमा है। ये जो स्कीमा है इसको रूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन या पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे ब्रेन में अलग अलग रूम्स बने हुए हैं अलग अलग व्यक्तियों के, अलग अलग वस्तुओं के और इसी स्कीमा की मदद से आप अलग अलग वस्तु और अलग अलग व्यक्तियों को पहचान पाते हैं। और ये बात करते हैं एक तरीके से संतुलन की कि बच्चा जब दुनिया में नया नया आता है तो हर एक चीज उसके लिए नया है, वो देखता है, चीजों को एसिमुलेट करता है, उससे रिलेटेड कोई दूसरी वस्तु देखता है तो उसके अंदर एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होती है, फिर वो एकोमोडेशन की प्रोसेस करता है और जब एकोमोडेशन हो जाती है, एकोमोडेशन का मतलब है कि क्लैरिटी, जो कंफ्यूजन टू क्लैरिटी जाना या कॉन्फ्लिक्ट टू क्लैरिटी जाना, जो द्वंद है, जो एक तरीके का उलझन है, किसी नए चीजों को देखने के बाद एक तरीके की जो आश्चर्य है उससे क्लैरिटी की तरफ जाना, उसको समझना, जान लेना और फिर एसिमुलेट करना, एकोमोडेशन की प्रोसेस की बात करते हैं। कुल मिलाकर ये बात करते हैं कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को जो है उसकी हैंड्स ऑन एक्टिविटी को इंपॉर्टेंस दे, बच्चे को एक्टिविटी करने दे और बच्चे जो सोसाइटी के साथ, दुनिया के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं उससे अपनी समझ का, अपने थिंकिंग प्रोसेस को बिल्ड करते हैं। इंटरलाइन नहीं करते बल्कि अपनी दुनिया के साथ एक अपनी समझ का निर्माण करते हैं। तो पियाजे की थ्योरी से अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें उम्मीद है कि आपको उस क्वेश्चन में किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, जेंडर से क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ जेंडर जो है वो 2 मुख्य जेंडर है। जेंडर बोले एक वर्ड है आपका जेंडर, एक है जेंडर और एक है सेक्स। आप इस दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ लेंगे क्योंकि आपसे डिफरेंस भी पूछा हुआ है कई बार। तो एक है जेंडर और एक है सेक्स। तो ये जेंडर जो है ये आपका सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये आपका सोशल कंस्ट्रक्ट है और सेक्स जो है ये आपका बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है।
यानी प्रकृति में सेक्स बनाया है जिसमें दो टाइप है, एक है मेल और दूसरा है फीमेल। ये जेंडर जो वर्ड है ये समाज द्वारा दिया गया है, जो काम के बेसिस पे, रंग के बेसिस पे, हर एक कलर को, हर एक काम को जब जेंडर के या सेक्स से जोड़ दिया जाता है तो ये समाज निर्धारित करती है कि कौन सा काम कौन से जेंडर के लोग करेंगे। तो ये जेंडर जो अपने आप में एक वर्ड है ये समाज द्वारा दिया गया है, समाज द्वारा निर्मित है, इसलिए इसे सोशल कंस्ट्रक्ट बोलते हैं। और सेक्स जो है ये नेचुरल है, बायोलॉजिकल है, जिसमें दो कैटेगरी है, मेल और फीमेल। तो सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है और जेंडर जो है सोशल कंस्ट्रक्ट है। जेंडर डिटरमिनेंट जो है हर एक व्यक्ति में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और अगर ऐसे बात करें तो 46। प्रथम 22 पेयर क्रोमोसोम्स को ऑटोसोम्स बोलते हैं, ऑटोसोम। तो थर्ड पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है उसको सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। यानी एक बच्चे का जो लिंग है, जो सेक्स है, उसका डिटरमिनेंट है आपका 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी यही निर्धारित करता है कि एक बच्चा जो है वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ याद रखना है जेंडर है सोशल कंस्ट्रक्ट है, सेक्स है वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे निपुण से बार-बार क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, कल के एग्जाम में आया है। निपुण क्या है? तो भारत सरकार द्वारा हर बच्चे की साक्षरता के लिए एवं गणित की बेहतर शिक्षा के लिए एक मिशन, एक योजना की शुरुआत की गई जिसको निपुण के नाम से जानते हैं। इस निपुण का स्थापना 5 जुलाई 2021 में हुआ था। इसका श्रेय जाता है एक व्यक्ति थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल। ये रमेश पोखरियाल के श्रेय से भारत में साक्षरता को या बच्चे का प्रत्येक बच्चे के साक्षरता में वृद्धि करने के लिए या साक्षर बनाने के उद्देश्य से तथा गणित में मैथमेटिक्स की अच्छी समझ के लिए एक संस्था, एक योजना का निर्माण किया गया है जिसको निपुण के नाम से जानते हैं। इसका स्थापना पूछे तो 5 जुलाई 2021 में, जिसका श्रेय जाता है डॉक्टर रमेश पोखरियाल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलबर्ग के थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ है। कोलबर्ग एक अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने मॉडर्न डेवलपमेंट थ्योरी दिया हुआ है, यानी नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिकता क्या है? सबसे पहले इनकी थ्योरी में क्वेश्चन आता है व्हाट इज मॉरलिटी। मॉरलिटी नैतिकता है क्या? द लॉजिकल डिसीजन अबाउट राइट एंड रॉन्ग। जीवन के हर एक फैसले में, हर एक क्षण में, हर एक मोड़ पे दो साइड है आपके, एक है राइट, एक है रॉन्ग। तो जो सही और गलत के निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो आपकी मॉरलिटी कहलाती है। और इस सही और गलत के निर्णय लेने में जिस थॉट प्रोसेस को, जिस रीजनिंग को, जिस चिंतन को आप यूज करते हैं वो आपका मॉरल रीजनिंग कहलाता है। तो आपका मॉरल रीजनिंग, जिसको नैतिक कल्पना बोलते हैं, ये मॉरल रीजनिंग है। इन्होंने एक हाइट डिलेमा दिया हुआ था जिसमें 72 बॉयज को इन्होंने सैंपल के तौर पे लिया हुआ था और हर एक बच्चे के सामने उस हाइट के हाइपोथेसिस को इन्होंने प्रेजेंट किया और उसके बेसिस पे इन्होंने ओवरऑल बच्चे की जो मॉरलिटी है या एक तरीके से निर्णय है उस कंक्लूजन को ड्रॉ किया और उसके अकॉर्डिंग 3 लेवल और 6 स्टेजेस दिया हुआ है इन्होंने मॉडर्न डेवलपमेंट थ्योरी में। एक है प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। कुल मिलाकर 4 से लेकर 16 वर्ष के बच्चे को इन्होंने शामिल किया हुआ था। जो आपके अलग-अलग बच्चों जो अलग-अलग उम्र के हैं उनका किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन को लेके पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अलग-अलग है, डिफरेंट है। एक इनसे क्वेश्चन और बनता है, इसका क्रिटिसिज्म पूछ लेता है कि जो मॉडर्न डेवलपमेंट थ्योरी है कोलबर्ग का, किसने या कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने उनके थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है, आलोचना की है। वो व्यक्ति है कैरोल ग्लीगर। एक महिला है कैरोल ग्लीगर, उन्होंने इनकी थ्योरी को क्रिटिक किया है, क्रिटिसाइज किया है इस बेसिस पे कि ये जो थ्योरी है वो जेंडर बायस है, यानी किसी एक जेंडर को ही, एक सेक्स को ही इसमें प्राथमिकता दी गई है। इसके बेसिस पे ये जेंडर बायस है। अगर फीमेल को उस सैंपल में शामिल किया रहता तो हो सकता है किसी चीज को देखने का नजरिया जो फीमेल का है और मेल का है थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू है और डिफरेंट हो जाता है। तो जेंडर बायस है और ये एक हाइपोथेसिस बताया है। इसको इन्होंने हाइपोथेसिस बताया है कि ये सिर्फ एक परिकल्पना हो सकती है, इमेजिनेशन हो सकता है। अगर रियलिटी में ऐसा कुछ हो तो देखने का नजरिया या पॉइंट ऑफ व्यू या डिसीजन जो है वो अलग हो सकता है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगॉस्की से, एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, एक रशियन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, ये रशिया से बिलोंग करते थे। इन्होंने एक बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में या ओवरऑल डेवलपमेंट में समाज, संस्कृति और भाषा को तीन तत्वों को ये महत्वपूर्ण बताते हैं एक बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में या ओवरऑल डेवलपमेंट में। पहला है सोसाइटी, दूसरा है कल्चर और तीसरा है लैंग्वेज। यानी समाज, संस्कृति और भाषा, और लैंग्वेज को ये टूल बताते हैं। एक व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट में लैंग्वेज जो है वो टूल, एक यंत्र, एक मशीन का काम करती है, क्योंकि लैंग्वेज वो मीडियम है। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, भावनाओं को, इच्छाओं को, ज्ञान को किसी के सामने प्रकट कर पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं, तथा दूसरे के विचारों को, भावनाओं को, इच्छाओं को हम सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं। तो इन्होंने टूल बताया है। और ओवरऑल सोशल इंटरेक्शन जो है, सामाजिक अंतःक्रिया जो है, उसको ये एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट बात है। इन्होंने तीन और टर्म की बात की है जिसको जेडपीडी बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। दूसरा है स्कैफोल्डिंग, इसको पाठ, मचान या ढांचा बोल देते हैं। तीसरा है एमक्यू, मोर नॉलेजेबल अदर। आप में सीटेट क्रैक करने की जोन है, एरिया में है कब, जब किसी दूसरे व्यक्ति की जो आपसे बेहतर जानता है उस पार्टिकुलर फील्ड में, आपका कोई चैनल हो सकता है, कोई पार्टिकुलर व्यक्ति हो सकता है, उसकी अगर मदद मिल जाए, ये जेडपीडी में है, ये जोन में है, ये आप स्वयं कर सकते हैं यहाँ तक। लेकिन किसी की मदद मिल जाए तो आप इसको सीटेट को आप क्रैक कर सकते हैं। तो ये जो मदद देने वाला जो व्यक्ति है ये एमक्यू है। इसका मतलब है मोर नॉलेजेबल अदर, जो व्यक्ति आपसे ज्यादा जानता हो उस पार्टिकुलर फील्ड में। और जो मदद वह दे रहा है, जो हेल्प को दे रहा है, उस प्रोसेस को हम स्कैफोल्डिंग के नाम से जानते हैं। यानी पाठ, मचान या ढांचा आप बोल सकते हैं, ये एक प्रकार का टेम्पररी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प है। ये बात करते हैं आप आपके वाइगॉस्की। और ओवरऑल ये एक बच्चे के विकास में आपके सोशल इंटरेक्शन को, सामाजिक अंतःक्रिया को, समाज को, कल्चर को, यानी संस्कृति को और भाषा को, तीनों को एमिनेंट रोल मानते हैं कि तीनों जो है आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में एमिनेंट रोल प्ले करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाकॉग्निशन से। मेटाकॉग्निशन से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया है और कल के भी पेपर में आपका ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पहले कॉग्निशन जान लेते हैं थोड़ा सा, फिर जानेंगे मेटाकॉग्निशन। कॉग्निशन है क्या? तो कॉग्निशन का अर्थ होता है संज्ञान। संज्ञान का अर्थ है जानना या समझना। यानी ऑल मेंटल प्रोसेस आर कॉल्ड कॉग्निशन। दिमाग से जुड़ी हुई, ह्यूमन ब्रेन से जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटी है, चाहे वो सोचना हो, किसी चीज को याद रखना हो, तर्क करना हो, बातचीत करना हो, दिमाग से जुड़ी हुई हर एक प्रक्रिया कॉग्निशन कहलाती है। मेटाकॉग्निशन का मतलब है कि जब आप अपने सोचे हुए या लिए हुए डिसीजन पे, निर्णय पे, काम पे जब आप रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, ये कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन भी इसको बोल देते हैं। ये कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन, इसका मतलब है कि जब आप खुद ही के कामों पे आप बेहतर एनालिसिस कर पाते हैं, रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, जब खुद के निर्णय पे, खुद के काम पे, ये आपका मेटाकॉग्निशन है। फिर इसको एक और शब्द से जाना जाता है कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन, तो है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। यानी जो विचार आप कर रहे हैं, जो आपने कर लिया है, उसके बारे में आप फिर से रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, एक बार और उसको रिव्यू कर पा रहे हैं, ये आपका मेटाकॉग्निशन है। इन निर्णयों पे, विचारों पे आप फिर से रिफ्लेक्ट करें, फिर से सोचें, फिर से एनालिसिस करें, ये आपका मेटाकॉग्निशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीलिंगुअलिज्म से। बहुभाषावाद जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। उसको एनसीएफ 2005 में मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करता है कि हर एक बच्चे का एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए कि वो अपने 1 to 5 में, क्लास 1 to 5 तक, कम से कम क्लास 1 to 5 तक वो अपनी बातों को, अपने ज्ञान को, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को वह मदर टंग में, अपनी जो मातृभाषा है, जो उसकी नेचुरल लैंग्वेज है, उसमें वह एक्सप्रेस कर सके। क्योंकि एक व्यक्ति जितनी बेहतर अपने अंदर की भावनाओं को मातृभाषा में या अपना जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें एक्सप्रेस कर सकता है, उतनी बेहतर एक्सप्रेशन दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में नहीं हो सकती। और बहुभाषावाद को इस लिए भी मान्यता दी गई है ताकि हर एक बच्चा क्लास में जो है वो सिक्योर फील करे, उसको ये समझ में आए कि वो भी इस क्लास के लिए, स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए, समाज के लिए एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, और अपनी भाषा को या उसकी जो भाषा है उसको इम्पोर्टेंस दिया जाए
और उसको अपनी बात को कहने के लिए उसकी मातृभाषा को रिइंफोर्स किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। तो मल्टीलिंगुअलिज्म को जो है वो एनसीएफ 2005 जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा बोलते हैं 2005, ये आपको मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रोत्साहित करता है, बढ़ावा देता है, अप्रिशिएट करता है। आपका नेक्स्ट एक टॉपिक है डिसलेक्सिया। ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है जिसको हम रीडिंग डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। जिस बच्चे को पढ़ने में कठिनाई हो, शब्दों को पहचानने में कठिनाई हो, ये ओवरऑल जो है डिसलेक्सिया जो है ये आपका रीडिंग डिसऑर्डर है। ये रीडिंग डिसऑर्डर है। इस तरीके के बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है। वह 12 को 21 पढ़ता है, वह 100 को वास पढ़ता है, यानी चीजों को जो वर्ड है लिखे हुए हैं उसको स्पष्ट तरीके से या क्लैरिटी से वह नहीं पढ़ पाता। उसको पढ़ने में, रीडिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, एरर होती है उसके द्वारा। इस डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं। जो पूछ लेता है कि कौन सा डिसऑर्डर है, तो ये रीडिंग डिसऑर्डर है। एक आता है इसी से रिलेटेड है डिसग्राफिया। तो ग्राफ का अर्थ ही होता है लिखना, तो डिसग्राफिया जो है वो आपका राइटिंग डिसऑर्डर है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में 1 नंबर आसानी से दिलाते हैं। डिसग्राफिया, इस डिसग्राफिया का मतलब है ये आपका राइटिंग डिसऑर्डर है। ऐसे बच्चे को लिखने में परेशानी होती है, जो वर्ड है उसको लिखने में, राइटिंग करने में परेशानी है। डिसग्राफिया जो है वो राइटिंग डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल थिंकिंग। आलोचनात्मक चिंतन या आलोचनात्मक सोच जो है उसके बारे में क्वेश्चन है क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसको डाइवर्जेंट थिंकिंग से भी जोड़ दिया जाता है। पहले हम समझ लेंगे क्रिटिकल थिंकिंग, फिर हम जानेंगे ये डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग, जिसको आलोचनात्मक चिंतन बोल दिया जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि आप चीजों को अलग अलग एस्पेक्ट में, वेरियस डायरेक्शन में आप सोच पाए। थिंकिंग 2 प्रकार के हैं, एक है कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, एक है कॉन्वर्जेंट और एक है डाइवर्जेंट थिंकिंग। कॉन्वर्जेंट का मतलब कि जब आप परंपराओं से जो चली आ रही व्यवस्था है, जो चीजें हैं, उन्हीं को जब आप सोच पाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की जब आप एक ही समाधान, एक ही सॉल्यूशन जब आप सोच पाते हैं, ये आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जब आप मल्टीपल वे सोच पाते हैं, मल्टीपल डायरेक्शन में चीजों का आप रिजॉल्व सोच पाते हैं, सॉल्यूशन सोच पाते हैं, समाधान सोच पाते हैं, ये आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग है। इसको जोड़ दिया जाता है डायरेक्टली क्रिटिकल थिंकिंग से, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग में जो है वो मल्टीपल डायरेक्शन में चीजों को सोच सकता है। एक किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के 1000 सॉल्यूशन इसके पास रहते हैं। ऐसे लोग जो है जिनके पास क्रिटिकल थिंकिंग है या जो डाइवर्जेंट थिंकर है, वो किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, किसी एक बात को, किसी एक चीज को वो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस कर पाते हैं, देख पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं। ये आपका क्रिटिकल थिंकिंग है, जिसको जोड़ा जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिसकी बात जॉन डीवी करते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है इसको प्रगतिशील शिक्षा के नाम से हम जानते हैं। इसका श्रेय जो है या इस प्रोग्रेसिव एजुकेशन को, ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन को प्रमोट करने की बात या एक तरीके से फाउंड करने की बात, इसमें जो फाउंडर है वो आपके जॉन डीवी है। एक व्यक्ति है जॉन डीवी, जिसको हिंदी में जॉन डीवी भी आप बोल देते हैं। ये बात करते हैं प्रोग्रेसिव स्कूल की। इन्होंने एक स्कूल खोला हुआ था, एक विद्यालय खोला हुआ था, जिसको प्रोग्रेसिव स्कूल के नाम से जानते हैं, जिनमें बच्चे जो है, बच्चे के हर एक पक्ष को शामिल किया जाए और प्रत्येक बच्चे को उसके हर एक एक्टिविटी को प्राथमिकता दिया जाए, और बच्चा जिस पर्टिकुलर फील्ड में बेहतर करना चाहता है वहां उसको अपॉर्चुनिटी देके उस पर्टिकुलर फील्ड को बेहतर या उस पर्टिकुलर जो सेक्शन है उसको बेहतर बनाया जाए। तो एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं आपके जॉन डीवी, जिससे जुड़ा हुआ है प्रोग्रेसिव स्कूल। ये एक टॉपिक था छोटा सा, जो सीडीपी के क्वेश्चन में कल 3 फरवरी के क्वेश्चन आया हुआ है, जिससे हम लोगों ने अभी बात किया। ये सेशन आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जुड़ जाए। मिलते हैं कल के पेपर एनालिसिस के साथ इसी टाइम इसी समय। अपना ख्याल रखें, निरंतर पढ़ाई करते रहें। गुड बाय एंड टेक केयर।